नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो रेलवे के एक नियम, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 पर आधारित है। और ये नियम दोस्तों रेलवे में कार्यरत सभी कर्मचारी पर लागू होता है। इसके अलावा रेलवे से जो सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है, उन पे भी ये लागू होता है। और जो रेलकर्मी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एलडीसी जीडीसी की तैयारी कर रहा है, उसमें भी इस नियम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो नियम है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968। दोस्तों, इस नियम को 7 भाग में बांटा गया है और उस 7 भागों में 31 नियम है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला नियम, तो दोस्तों भाग फर्स्ट जो है हमारा, उसे हम सामान्य कहते हैं, जनरल कहते हैं। और इस भाग के अंदर 1 से लेके 3 तक नियम होते हैं। इसका जो प्रथम नियम है, फर्स्ट नियम है, वो ये बताता है कि इस नियम का नाम क्या है और ये कब से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों नियम फर्स्ट जो है वो क्या बताता है कि इसका संक्षिप्त नाम और आरंभ। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि इस नियम का नाम है रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968। तो दोस्तों ये तो हुआ इस नियम का नाम। और इसके जो लागू होने की तिथि है दोस्तों वो है 1 अक्टूबर 1968। दोस्तों ये जो डेट है आपको याद रखनी है, क्योंकि अक्सर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम कब से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ। तो उसके लिए आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1968 ये पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो है नियम 2। दोस्तों इसके अंदर कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन बताई गई है। आइए दोस्तों हम देखते हैं किसमें क्या क्या डेफिनेशन बताई गई है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों वो है नियुक्ति प्राधिकारी, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। दोस्तों वह अधिकारी जो किसी रेल सेवक को उसके पद पर नियुक्त करता है, उसका वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, नियुक्ति प्राधिकारी कहलाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है अनुशासनिक प्राधिकारी। दोस्तों कुछ अधिकारियों को दंड या पेनल्टी लगाने के लिए रेलवे बोर्ड सक्षम करता है। और ये वही प्राधिकारी होते हैं जो किसी रेलवे एम्प्लॉय को, रेल सेवक को उसकी गलती होने पर चार्जशीट देते हैं। तो दोस्तों वह प्राधिकारी या अधिकारी जो कर्मचारी पर इन नियमों के तहत पेनल्टी, दंड लगाने के लिए सक्षम हो, उसी को बोलते हैं अनुशासनिक प्राधिकारी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रेल सेवक, रेलवे सर्वेंट। दोस्तों रेल मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में काम करने वाले, रेल मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में काम करने वाले सभी कर्मचारी रेल सेवक कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सरकारी वकील। दोस्तों अनुशासनिक प्राधिकारी किसी मामले की जांच के लिए और उसके साक्ष्य और पक्ष रखने के लिए वकील को नियुक्त करता है। क्योंकि वह वकील सरकार की तरफ से होता है, इसलिए इसको सरकारी वकील कहते हैं। और ज़्यादातर ये मेजर पेनल्टी के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा नियम 3। तो नियम 3 क्या है दोस्तों? ये नियम बताता है कि ये किस किस पे लागू है, किस पे लागू नहीं है। तो दोस्तों
रेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर ये नियम लागू होता है, पर इसके कुछ अपवाद भी हैं कि किन पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडियन सर्विसेज के सदस्यों पर ये लागू नहीं होता है। दूसरा, सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ के सदस्यों पर ये लागू नहीं होता है। तीसरा, अगर राष्ट्रपति किसी विशेष आदेश के द्वारा किसी को नियुक्त करता है और इन नियमों से परे रखता है, मतलब छूट देता है इन नियमों से, तो उस व्यक्ति पर भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। और तीसरा, आकस्मिक श्रमिक, मतलब कैजुअल लेबर, दिहाड़ी मजदूर पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारा भाग प्रथम हुआ। इसके बाद दोस्तों हमारा जो भाग है वो है भाग 2। हमने भाग 1 में 3 नियम पढ़े, उसमें 1 से लेकर 3 तक नियम थे। उसी तरह से भाग 2 में नियम 4 और नियम 5 आते हैं। भाग 2 का नाम है निलंबन यानी सस्पेंशन। तो दोस्तों इसका जो नियम 4 है वो ये बताता है कि ये नियम उन परिस्थिति और प्राधिकारियों को परिभाषित करता है जिनके तहत किसी रेल सेवक को उसकी ड्यूटी से अस्थायी रूप से रोका जाता है। देखिए दोस्तों, जो नियम 4 है वो निलंबन का है। और एक बात ध्यान रखना, निलंबन कोई भी दंड नहीं है, ये कोई पेनल्टी नहीं है। जब किसी पे इंक्वायरी चलती है तो उसको काम पे जाने से रोका जाता है, ताकि अगर वो अपनी पोस्ट पे बना रहेगा तो वो उसकी इंक्वायरी में कुछ दखल दे सकता है या डाल सकता है। तो रेलवे क्या करता है कि जब किसी से कुछ कृत्य हो जाता है, गलत कृत्य हो जाता है या उस पर इंक्वायरी चल रही होती है, तो उसे सस्पेंड कर देता है ताकि उसकी इंक्वायरी हो सके। तो दोस्तों याद रखना, निलंबन सस्पेंशन कोई भी दंड नहीं है। अब देखिए दोस्तों, निलंबन के आधार कि कब कब किन किन स्थितियों में निलंबन होता है। देखो, जब कर्मचारी के खिलाफ किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पर विचार किया जा रहा हो या शुरू हो चुकी हो तो उसे सस्पेंड किया जाता है। मतलब दोस्तों कि जब किसी रेल कर्मचारी पर इंक्वायरी हो रही हो तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरा, जब कर्मचारी के खिलाफ देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होने का संदेह हो, मतलब कोई रेलवे सेवक ऐसी गतिविधियों में शामिल है कि वो देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो, तो भी उसे सस्पेंड किया जाता है। तीसरा, जब कर्मचारी के खिलाफ किसी आपराधिक मामले की जांच या पूछताछ या मुकदमा चल रहा हो, यानी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, उसकी सुनवाई चल रही हो, जांच चल रही हो, पूछताछ चल रही हो, तो भी उसे सस्पेंड किया जाता है। तो दोस्तों ये तो है आधार कि किस आधार पर उसे सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद निलंबन करने का अधिकार। अब आपको निलंबन कौन करेगा? तो देखिए दोस्तों, आपको निलंबन करने का अधिकार किसको है? नियुक्ति प्राधिकारी, जिसने आपको अपॉइंट किया है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उससे उच्च अधिकारी आपको निलंबित कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनुशासनिक प्राधिकारी, जो उस पद के लिए सक्षम हो, मतलब ऐसा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो आपको सस्पेंड करने में सक्षम हो। इसके अलावा रेलवे बोर्ड आपको सस्पेंड कर सकता है, राष्ट्रपति भी आपको सस्पेंड कर सकता है। यदि कोई निचला प्राधिकारी या कोई निचला अधिकारी अगर किसी कर्मचारी को सस्पेंड करता है, दोस्तों सस्पेंड तो कर सकता है, पर उसको तुरंत सस्पेंड करने की सूचना सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी को देनी होती है कि भाई मैंने इस व्यक्ति को या रेल सेवक को सस्पेंड कर दिया है, ताकि फर्दर उसकी आगे जाके कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों ये था नियम 4 भाग 2 का। इसके बाद है नियम 5, इसको बोलते हैं मानित निलंबन या डीम्ड सस्पेंशन। दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी रेल सेवक पे कोई केस लग गया हो
उस पे कोई केस हो गया हो और उसे हिरासत में ले लिया हो। अगर दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई रेल सेवक पुलिस की कस्टडी में जाता है, हिरासत में लेता है और उस कस्टडी का टाइम जो है 48 घंटे हो गया हो या उससे अधिक हो गया हो, 48 आवर्स, 48 घंटे हो चुके हो, तो इस केस में भी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों ये जो 48 आवर्स का जो टाइम है वो आपको याद रखना है, क्योंकि डीम्ड सस्पेंशन ही तब किया जाता है जब कोई रेल सेवक 48 घंटे या उससे अधिक समय के लिए पुलिस की हिरासत में रहता है। या फिर देखिए दोस्तों, न्यायालय द्वारा सजा। यदि किसी रेल सेवक को अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 48 घंटे से अधिक जेल में सजा सुनाई जाती है, तो उसे तुरंत सेवा से बर्खास्त या हटाया नहीं जाता, तो उसे सजा के तारीख से निलंबित माना जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, 48 आवर्स अगर आप कोई रेल सेवक जेल में रहता है, हिरासत में रहता है, तो उसे बर्खास्त, क्योंकि उसका अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या करते हैं कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब तक उसकी इंक्वायरी चल रही होती है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि आगे जाके कार्रवाई हो सके और आगे अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब देखिए दोस्तों, आदेश रद्द होने पर यदि किसी कर्मचारी को सेवा से हटाने या बर्खास्तगी, मतलब रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का दंड दिया गया है, लेकिन अपीलीय प्राधिकारी या अदालत उस दंड को तकनीकी आधार पर रद्द करना चाहती है और मामले को दोबारा जांच यानी री इंक्वायरी का आदेश देती है, तो कर्मचारी को पुराने बर्खास्तगी आदेश की तारीख से ही लगातार निलंबित माना जाएगा। दोस्तों ये इस तरह से है कि मान लो किसी रेलवे सेवक पे केस हुआ और उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस या फिर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया, उसे बर्खास्त कर दिया अपनी सेवा से या हटा दिया गया, बट बाद में कुछ ऐसे सबूत या कुछ ऐसे पॉइंट सामने आए कि इसकी री इंक्वायरी होनी है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब उसको फर्स्ट टाइम हटाया गया था, निलंबित किया गया था, तब से उसको निलंबित माना जाएगा, ना कि उसको रिमूवल या डिसमिसल माना जाएगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है निलंबन की समीक्षा। निलंबन के आदेश तक प्रभावित रहते हैं जब तक कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस ना लिया जा सके। मतलब अगर कोई रेल सेवक निलंबित है तो वो निलंबित ही माना जाएगा जब तक कि सक्षम अधिकारी उसको वापस ना ले या उसे रिवोक ना करे। दोस्तों इस नियम के अनुसार निलंबन के आदेश जारी होने के 90 दिनों के भीतर एक समीक्षा समिति, मतलब रिव्यू कमेटी द्वारा इसकी समीक्षा की जानी अनिवार्य है, ताकि यह तय किया जा सके कि निलंबन को आगे बढ़ाना है या समाप्त करना है। तो दोस्तों जब किसी को सस्पेंड किया जाता है तो 90 दिन के अंदर, 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर, ये दोस्तों टाइम याद रखना, यहाँ पे ये 90 डेज। दोस्तों 90 डेज के अंदर उसकी जो इंक्वायरी है वो पूरी करनी पड़ती है। अगर किसी को सस्पेंड कर दिया कर्मचारी को तो 90 दिनों के अंदर उसकी इंक्वायरी पूरी करनी पड़ती है, और एक रिव्यू कमेटी होती है वो इसकी जांच करती है, समीक्षा करती है। उसके बाद ये तय किया जाता है कि निलंबन को क्या करना है, उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं या इंक्वायरी को वहाँ ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम भाग 3। दोस्तों भाग 3 में जो है पेनल्टी, शस्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में बताया गया है, और भाग 3 के अंदर नियम 6 से लेके नियम 8 तक शामिल है। तो दोस्तों भाग 3 में नियम 6, नियम 7 और नियम 8 आते हैं। दोस्तों जो नियम
6 है इसका, उसको बोलते हैं शस्तियाँ या पेनल्टीज़, दंड जिसको हम बोलते हैं। इस नियम के तहत उन दंडों पेनल्टी की सूची दी गई है जो किसी रेल सेवक को अनुशासनहीनता या कदाचार का दोषी पाए जाने पर दिए जा सकते हैं। इन शस्तियों को 2 मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है। दोस्तों नियम 6 में वो सारे मानक फॉर्म जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 ऐसे करके SF14, तो दोस्तों वो सभी फॉर्म के बारे में बताया गया है और इसको 2 मुख्य कैटेगरी में बाँटा गया है। इसको बोलते हैं हम लघु शस्तियाँ, मतलब माइनर पेनल्टी। ये कम गंभीर मामलों के लिए दी जाती है, मतलब जो रेलवे सेवक के द्वारा कृत्य किया गया है वो इतना गंभीर नहीं है, पर उसे पेनल्टी देनी पड़ती है ताकि वो दोबारा इस कृत्य को ना करे। तो दोस्तों उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि लघु शस्तियाँ या माइनर पेनल्टी कौन कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, परिनिंदा। परिनिंदा जो है ये एक लिखित में अधिकारी चेतावनी या डांट फटकार होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अधिकारी लिखित में उस रेल सेवक के अगेंस्ट एक लेटर जारी करता है जिसमें डांट फटकार लगाना या जो भी वो चाहता है उस केस के अकॉर्डिंग लिखता है। तो परिनिंदा क्या है, एक पेनल्टी है दोस्तों, माइनर पेनल्टी है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है, पदोन्नति से रोकना, मतलब कि प्रमोशन से रोकना। इसमें क्या होता है कि निश्चित अवधि के लिए कर्मचारी का प्रमोशन रोका जाता है, मतलब आपका प्रमोशन आना है पर आपको पेनल्टी के तौर पे दे दिया है कि भाई आपका प्रमोशन इस टाइम पीरियड में, चाहे वो 1 साल हो या 6 महीने हो, जो भी टाइम है उस टाइम पीरियड के लिए आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है वित्तीय नुकसान की वसूली। अब दोस्तों रेल सेवक ने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसमें क्या हो, रेलवे का नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। तो कर्मचारी की लापरवाही के कारण रेलवे को हुए किसी भी वित्तीय नुकसान, जो वित्तीय नुकसान रेलवे को हुआ है उसकी पूरी या आंशिक वसूली वो रेलवे के जो अधिकारी या प्राधिकारी है वो डिसाइड करते हैं कि भी कितना करना है, वो पूरी भी कर सकते हैं और आधी भी कर सकते हैं। तो उसकी वसूली उसके वेतन से करना, मतलब आपकी जो सैलरी आती है उसमें से वो काटते हैं, ऐसा नहीं पूरा भी काट सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो टुकड़ों में भी काट सकते हैं, ऐसा है। इसके अलावा दोस्तों ये 3 के अंदर 3A, इसमें क्या है दोस्तों, पास पीटीओ व रोक, मतलब पेनल्टी के तौर पर आपके पास पीटीओ रोक दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों थर्ड का B है समयमान वेतन में कटौती, मतलब दोस्तों क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट को रोकना जो भविष्य में इंक्रीमेंट पर असर नहीं डालता। तो आपकी इंक्रीमेंट को रोक दिया जाता है पर फ्यूचर में वो आपकी जो आने वाले इंक्रीमेंट है उस पर इम्पेक्ट नहीं डालता है दोस्तों, इफेक्ट नहीं डालता है। और इसमें जो 4th नंबर का है वो वेतन वृद्धि में रोक। कर्मचारी के सालाना वेतन वृद्धि, जो सालाना इंक्रीमेंट होता है, को एक निश्चित समय के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रोक देना, रोका जा सकता है। ये 2 तरह से होता है, भविष्य में इंक्रीमेंट पर असर डालने वाला या बिना असर डालने वाला। देखिए दोस्तों जो इंक्रीमेंट कट किया है वो या तो आपको जब से आपका इंक्रीमेंट लागू होगा उसमें वो इम्पैक्ट भी कर सकता है, इफेक्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ये अथॉरिटी के ऊपर होता है वो किस तरह से इसको देते हैं। तो ये दोस्तों थी हमारी माइनर पेनल्टीज़। इसके बाद दोस्तों है हमारी दीर्घ शस्तियाँ या मेजर पेनल्टी। दोस्तों ये गंभीर अपराधों या बड़ी लापरवाही या भारी लापरवाही के लिए दी जाती है। इसमें दोस्तों जब आप पे मेजर पेनल्टी लगती है तो आपको कई सारे रीजंस के थ्रू पेनल्टी दे सकते हैं और उसमें कुछ केस बताए गए कि क्या क्या कर सकते हैं जब आप पे मेजर पेनल्टी दी जाती है। तो दोस्तों उसमें पहला है
निचले पद या निचले वेतनमान पर अवनीत करना। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, आपको डिमोट करते हैं। मतलब कोई रेल सेवक ऐसी बड़ी गलती करता है और वो गलती साबित हो जाती है कि भाई ये उस सेवक ने करी है, तो उसकी सज़ा के तौर पे उसको डिमोट भी कर सकते हैं, उसको जो उसकी पोस्ट है उससे निचली पोस्ट पे ला सकते हैं। ऐसा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई लोको चालक या ट्रेन चालक है और वो सुपर फास्ट गाड़ी का चालक है, मेल बार एक्सप्रेस का। अगर वो कुछ स्पेड करता है या कुछ बड़ी या भारी गलती करता है, तो इंक्वायरी के बाद उसे शंटर या लोको पायलट गुड्स या फिर असिस्टेंट लोको पायलट भी बना सकते हैं, तो निचले पद पे ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, नेक्स्ट हमारा जो है कंपलसरी रिटायरमेंट, के कर्मचारी का जो दंड इतना बड़ा है कि भाई उसे समय से पहले ही रेलवे रिटायर कर देता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सेवा से हटाना, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। दोस्तों, रेलवे आपको सेवा से भी हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, बट इसमें क्या है दोस्तों कि अगर आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया है तो आप दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब वगैरह है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल है। दूसरा नेक्स्ट दोस्तों, सेवा से बर्खास्तगी मतलब डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये दोस्तों थोड़ा गंभीर है। अगर आपको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है, मान लो किसी रेल सेवक को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है, तो वो अन्य जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं है, वो दूसरी जॉब के लिए भी फॉर्म नहीं डाल सकता है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा दंड होता है, पेनल्टी होती है कि आपकी ये नौकरी तो गई, साथ साथ आप दूसरी नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आगे है हमारा नियम 7, अनुशासनिक प्राधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। देखिए दोस्तों, ये नियम ये निर्धारित करता है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति किसी अधिकारी के पास हो। मतलब अगर कोई कर्मचारी कोई कृत्य करता है तो उसको सजा देने के लिए कोई तो ऐसा व्यक्ति हो। तो रेलवे के अंदर हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी को पेनल्टी दे सके या दंड दे सके। तो उसमें देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा इन नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों में रेल सेवकों के लिए अलग अलग अनुशासनिक प्राधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं। मतलब राष्ट्रपति ने हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे अधिकारियों को शक्ति दी है कि वो उनसे नीचे कार्य करने वाले या उनसे नीचे पद वाले रेल सेवक को दंड दे सके। ठीक है दोस्तों, इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कार्रवाई कानूनी सही हो और कोई भी अनधिकृत अधिकारी किसी भी कर्मचारी को दंडित ना कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कर्मचारी है उसे कोई भी अधिकारी आके दंडित कर देगा, नहीं। जिसके पास ये शक्तियाँ हैं वही उस कर्मचारी को दंडित कर सकता है। इसके बाद दोस्तों नियम 8, पेनल्टी देने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी। दोस्तों इसमें है लघु शस्तियाँ मतलब माइनर पेनल्टी। कर्मचारी का तत्काल वरिष्ठ अधिकारी या कोई भी ऐसा अधिकारी जिसे रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में शक्तियाँ दी गई हो, लघु दंड दे सकता है। देखिए दोस्तों, लघु दंड तो आपको आपके ऊपर का अधिकारी दे सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रेलवे बोर्ड द्वारा ये शक्ति प्राप्त हो, वो भी माइनर पेनल्टी दे सकता है। नेक्स्ट दोस्तों है मेजर पेनल्टी, दीर्घ शस्तियाँ। देखिए दोस्तों,
मेजर पेनल्टी जो होती है वो कोई भी नहीं दे सकता। उसे देने के लिए कुछ विशेष अधिकारी होते हैं, वही उसे दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि कोई भी दीर्घ दंड, जैसे कि सेवा से हटाना या बर्खास्त करना, केवल नियुक्ति प्राधिकारी, मतलब जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, जिसने उस रेल सेवक को अपॉइंट किया है, वही उसे बर्खास्त कर सकता है या फिर हटा सकता है। उसी के पास ये अथॉरिटी है। या फिर उससे उच्च रैंक वाला कोई पद अधिकारी हो तो उसे सेवा से बर्खास्त कर सकता है या हटा सकता है। उससे निचला कोई भी अधिकारी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकता। ये बात आप ध्यान रखना कि अगर जब भी मेजर पेनल्टी के अंदर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है या बर्खास्त किया जाता है, तो उस रेल सेवक का अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ही उसे हटाता है या बर्खास्त करता है, या उससे उच्च रैंक वाला। उससे नीचे नीचे रैंक वाला ये काम नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम। भाग 4। भाग 4 में दोस्तों दंड जो है, पेनल्टीज है, देने की प्रक्रिया बताया गया है। भाग 4 सस्ती देने की प्रक्रिया। इसमें जो है दोस्तों नियम 9 से लेके नियम 16 तक बताए गए हैं। आइए दोस्तों एक एक नियम को समझते हैं। दोस्तों नियम 9 ये क्या है? दीर्घ दंड देने की प्रक्रिया, मतलब मेजर पेनल्टी देने की प्रक्रिया है। अब दोस्तों जब किसी कर्मचारी को मेजर पेनल्टी दी जाती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को चार्जशीट दी जाएगी और उसका जो मानक फॉर्म होता है वो SF5 होता है। उसका जो मानक फॉर्म होता है वो SF5 होता है। ये मेजर पेनल्टी में दिया जाता है SF5। तो सबसे पहले तो आरोप पत्र जिसको बोलते हैं चार्जशीट, वो दिया जाएगा। उसके बाद लिखित बयान। कर्मचारी को अपने बचाव, मतलब जब आपको चार्जशीट दे दी गई है, SF5 दे दिया गया है किसी रेल सेवक को, तो वो अपना लिखित बयान भी देता है चार्जशीट रिसीव करने के बाद। तो लिखित बयान जो है कर्मचारी को अपने बचाव में लिखित जवाब देने के लिए निश्चित समय दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को SF5 इशू किया गया है तो ऐसा नहीं है कि वो उसे इशू किया है तो उसके अगेंस्ट में वो अपनी बात नहीं रख सकता। उसको लगभग 10 डेज, दोस्तों 10 दिन याद रखना, लगभग 10 डेज 10 दिन का समय दिया जाता है ताकि वो अपनी बात भी रख सके। तो लिखित बयान के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों है जांच अधिकारी, इंक्वायरी ऑफिसर, IO जिसको बोलते हैं, IO, इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी रेल सेवक ने अपना जवाब रेलवे को दिया, SF5 लेने के बाद में अपना जवाब रेलवे को दिया लिखित रूप में, पर जो अनुशासनिक अधिकारी है वो उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक जांच अधिकारी को नियुक्त करेंगे, वो इस मामले की जांच करेगा। तो दोस्तों वो अधिकारी इस मामले की जांच करेगा और जांच करने के बाद वो जांच लिखित रूप में जो अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकारी है उनको सौंपेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बचाव सहायक। इसमें दोस्तों ऐसा है कि कर्मचारी को अपनी पैरवी करने के लिए किसी अन्य रेल सेवक या सेवानिवृत्त रेल सेवक को अपना बचाव सहायक बनाने की अनुमति होती है। मतलब कि वो अपने बचाव के लिए, उसको SF इशू कर दिया, उसने लिखित में बयान भी दे दिया, जांच अधिकारी भी आ गया, वो भी इंक्वायरी कर लिया। अब वो एम्प्लॉय चाहता है कि नहीं, मैं मेरा बचाव सहायक एक डिफेंस असिस्टेंट रखूँगा
जो मेरी तरफ से मेरा बचाव करेगा और मेरी जो बातें वो सामने रखेगा, तो उसे बोलते हैं बचाव सहायक। ये कर्मचारी अपनी पैरवी के लिए रखता है। इसके बाद दोस्तों है गवाह और सबूत। ठीक है दोस्तों, विटनेस और एविडेंस। तो जांच के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूतों की जांच की जाती है। मतलब अगर कोई रेल सेवक ने कुछ कृत्य किया है तो उसके कुछ गवाह होंगे और कुछ रेलवे के गवाह होंगे जो रेलवे ने चुने हैं। उन सभी के बयान को दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के बाद जो बातें उनने बोली है, उस बयान को दिया है, उसको एज ए एविडेंस मान के उसकी जांच की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई। जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को सौंपता है। मतलब जो जांच अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो उसने क्या किया, अपनी जांच करी और जांच करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डीए या अनुशासनिक प्राधिकारी को सौंपता है। अब अनुशासनिक प्राधिकारी क्या करता है कि इस रिपोर्ट की एक कॉपी उस कर्मचारी को भी देता है ताकि वे इस रिपोर्ट को पढ़ सके और पढ़ने के बाद अगर उसमें कुछ गलत है तो उसके खिलाफ अपनी टिप्पणी या असहमति दर्ज करा सके कि भाई इस रिपोर्ट के अंदर इन पॉइंटों पे मैं सहमत नहीं हूँ, ये गलत है, तो उसकी टिप्पणी भी दर्ज करा सकता है। कर्मचारी की टिप्पणी प्राप्त होने के बाद ही अनुशासनिक प्राधिकारी अंतिम निर्णय लेता है कि दंड देना है या कर्मचारी को दोष मुक्त करना है। लास्ट जो टिप्पणी देगा या सहमति देगा उसके बाद ही अनुशासनिक प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि आगे करना क्या है, उसको दंड देना है या उसको दोष मुक्त करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा नियम 11, लघु दंड देने की प्रक्रिया। मतलब माइनर पेनल्टी देने का जो प्रोसीजर है वो। अब देखिए दोस्तों, एक वर्ड याद रखना, निंदा। निंदा एक माइनर पेनल्टी है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पेनल्टी है, तो उसमें बहुत सारे सस्पेंशन डाल देगा और काफ़ी कुछ डाल देगा, उसमें एक पॉइंट डाल देगा निंदा। तो निंदा एक पेनल्टी है, ये बात ध्यान रखना। सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब माइनर पेनल्टी के लिए दोस्तों जो है SF11 दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि एक मिनट को हटाया जा रहा है। हाँ ठीक है। तो दोस्तों SF11 स्टैंडर्ड फॉर्म 11 ये माइनर पेनल्टी में दिया जाता है। इसे ध्यान रखना दोस्तों। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाता है कि अगर उस पर SF11 इशू किया है तो उसे समय दिया जाएगा कि भी वो अपना भी पक्ष दे सके, रख सके। आमतौर पर लघु दंड के मामलों में विस्तृत जांच इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब माइनर पेनल्टी के केसेस में क्या होता है दोस्तों कि इंक्वायरी नहीं की जाती, पर ऐसा नहीं कि नहीं की जाती, अगर आवश्यक रूप हो या आवश्यक हो तो करा भी सकते हैं, जांच करा भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नियम 12, सामान्य कार्यवाही, कॉमन प्रोसीडिंग। दोस्तों क्या होता है कि किसी केस में कभी एक ही रेल सेवक होता है जो उस कृत्य में होता है शामिल, बट कभी कभी क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक लोग भी होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सबकी अलग अलग जांच होगी, इससे क्या समय वेस्ट जाता है, बर्बाद होता है। तो रेलवे क्या करता है, इस नियम 12 के तहत उनकी सामान्य कार्रवाई मतलब कॉमन प्रोसीडिंग करता है। यदि किसी एक ही घटना के मामलों में 2 या 2 से अधिक रेल सेवक शामिल है तो उन सभी के खिलाफ अलग अलग केस
चलाने के बजाय एक ही साझा जांच चलाई जाती है, कॉमन इंक्वायरी चलाई जाती है। ये नियम 12 के तहत की जाती है दोस्तों। तो नियम 12 कॉमन प्रोसीडिंग, कॉमन इंक्वायरी। ठीक है दोस्तों। नियम 13, नियम 13 क्या बताता है कि विशेष मामलों में राष्ट्रपति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विशेष मामलों में राष्ट्रपति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। यदि मामला अत्यधिक संवेदनशील है या सीधे राष्ट्रपति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से परामर्श करके सीधे ही दंड या प्रक्रिया का निर्धारण कर सकता है। ये जब गंभीर मामले होते हैं, संवेदनशील मामले होते हैं, उस समय पे ये किया जाता है और राष्ट्रपति सीधा ही दंड दे देता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 14, विशेष प्रक्रिया मतलब स्पेशल प्रोसीजर। और दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक दंड है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिना जांच के दंड, इसमें जांच नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसमें। ये नियम कुछ ऐसे असाधारण परिस्थितियों को बताता है जहां नियम 9 और नियम 11 के तहत बिना किसी औपचारिक जांच के भी सीधे दंड दिया जा सकता है। मतलब नियम 9 और नियम 11 में तो बताया कि जांच होनी है, ये सब होना है, पर इसमें बिना जांच के सीधे ही दंड दिया जा सकता है। अब उसके लिए भी अलग अलग पॉइंट, जैसे 14(1), 14(2), 14(3). तो 14 का जो फर्स्ट है, यदि कर्मचारी को किसी आपराधिक आरोप, क्रिमिनल चार्ज में अदालत द्वारा घोषित ठहरा दिया है और सुनवाई सजा सुना दी गई, मतलब पहले से ही उसका जो दोष है वो निर्धारित हो चुका है कि भाई इस व्यक्ति ने दोष किया है, तो डायरेक्ट ही उस पर इंक्वायरी ना बैठा के उसको पेनल्टी दी जा सकती है। 14 का सेकंड, यह अनुशासनिक प्राधिकारी के पास यह मानने के पर्याप्त और लिखित कारण हो कि मामले की औपचारिक जांच कराना व्यवहारिक नहीं है। मतलब कि किसी रेल सेवक ने कोई कृत्य किया है और उसके सबूत उसके पास है और पता पड़ रहा है कि ये इसी रेल सेवक ने किया है, तो उस समय पे उसकी इंक्वायरी करना, अगर अनुशासनिक प्राधिकारी मानता है कि वो व्यर्थ है, तो बिना कार्यवाही के सीधे ही दंड दिया जा सकता है। और तीसरा दोस्तों है 14 का थर्ड, जहां राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि देश की सुरक्षा या राज्य के हित में विस्तृत जांच कराना उचित नहीं है। तो जब देश की सुरक्षा या राज्य के हित की बात आती है तब भी बिना इंक्वायरी के डायरेक्ट ही पेनल्टी दी सकती है, दंड दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों है हमारा नियम 15, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरणों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों के लिए प्रावधान। राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरणों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों के लिए प्रावधान। ये नियम 15 है दोस्तों। देखते हैं इसमें, यदि कोई रेल सेवक प्रतिनियुक्ति मतलब डिप्यूटेशन भी जाते हैं, अक्सर रेलवे से राज्य में आते हैं और राज्य से कुछ जो अधिकारी होते हैं वो रेलवे में भी डिप्यूटेशन पर आते हैं। तो यहाँ पे केस क्या है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि रेलवे से राज्य में जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरणों के अधीन नियुक्ति पर किए गए कर्मचारियों का प्रावधान। तो दोस्तों देखो, यदि कोई रेल सेवक डिप्यूटेशन पर किसी राज्य सरकार या अन्य विभाग में काम करता है, मतलब कोई रेलवे का अधिकारी है या रेलवे सेवक है जिसको डिप्यूटेशन के लिए किसी अन्य विभाग या अन्य राज्य में भेजा जा रहा है और वहाँ पर उसने कुछ गलत काम कर दिया है, अब उसको पेनल्टी देनी है। तो दोस्तों अगर माइनर पेनल्टी है, लघु दंड है दोस्तों, लघु दंड है, तो वो लघु दंड की जो कार्यवाही है वो वहाँ के अधिकारी कर सकते हैं। जहाँ पे रेलवे सेवक को डिप्यूटेशन पे भेजा गया है तो वहाँ पर उसको माइनर पेनल्टी दे सकते हैं।
पर अगर मेजर पेनल्टी देनी हो तो उसका अधिकार उनके पास नहीं है। मेजर पेनल्टी देने के लिए उनको वापस उस रेल सेवक को उसकी विभाग या मूल विभाग में भेजा जाएगा, और वहाँ पे जो उसका नियुक्ति प्राधिकारी है वही उसको मेजर पेनल्टी देगा इंक्वायरी के बाद। तो देखिए दोस्तों, ये दीर्घ दंड के लिए उसको वापस अपने मूल विभाग भेजा जाएगा, और जो नियुक्ति प्राधिकारी है वही उसे दे सकता है चार्जशीट वगैरह। वो स्टेट या वो विभाग जहाँ से भेजेगा वो नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नियम 16। अब नियम 16 देखिए दोस्तों, जब रेलवे से कुछ कर्मचारी या सेवक राज्य या अन्य विभाग में जा रहे हैं तो वहाँ से भी तो आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये उसी से संबंधित है कि अन्य विभागों से उद्धार के लिए गए सेवक सदस्यों के संबंध में प्रावधान। नियम 16, ये नियम उन अधिकारियों पर लागू होता है जो किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार से डिप्यूटेशन पर रेलवे में आए। मतलब किसी अन्य विभाग से या राज्य से रेलवे में काम करने के लिए आए, तो रेलवे उनके खिलाफ प्रारंभिक कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सेम केस दोस्तों वही है कि जो मेजर पेनल्टी है वो उनका जो मूल विभाग है वही लगा सकता है, रेलवे नहीं लगा सकता। रेलवे को वापस से उनको उनके विभाग पे भेजना पड़ेगा। माइनर पेनल्टी रेलवे लगा सकता है, पर मेजर पेनल्टी के लिए उनको वापस से उनके पेरेंटल डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा भाग 5। भाग 5 दोस्तों, अपील है हमारा भाग 5 कि कैसे कैसे अपील करनी है, क्या है उसके बारे में बताया गया है। और इसके अंदर जो दोस्तों नियम 17 से लेके नियम 24 तक आते हैं। तो नियम 17, 18 से 24 तक जो नियम है वो भाग 5 में आते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नियम 17। जिन आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, जिन आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, ये हमारा नियम 17 बोल रहा है। अब देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ये नियम के तहत ऐसे प्रशासनिक आदेशों की सूची दी गई है जिनके खिलाफ कर्मचारी अपील नहीं कर सकता। अब कौन सा? राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई भी आदेश। अगर राष्ट्रपति ने कोई आदेश दे दिया है तो उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। जांच के दौरान जांच अधिकारी को बदलने या ना बदलने का अंतर्वर्ती आदेश, आप इसके खिलाफ भी अपील नहीं कर सकते। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी नियम को शिथिल करने का आदेश, मतलब रिलैक्स करने का आदेश, कि भाई आप अपील करो कि नहीं, मुझे इस नियम में थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, ये नियम को थोड़ा सा आप क्या कहते हैं सॉफ्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। वो नियम जैसा वैसा ही रहेगा, उसके लिए भी आप अपील नहीं कर सकते। अब नियम 18, जिन आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। देखो वहाँ तो था कि अपील नहीं कर सकते 17 में, 18 में क्या अपील की जा सकती है। 17 में बताया कि भाई राष्ट्रपति का आदेश है तो अपील नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसे। उस तरह से 18 में भी आदेश है, इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। कौन से? अब जैसे कि नियम 6 के तहत जो हमने देखे थे माइनर और मेजर पेनल्टी के आदेश है, किसी पे माइनर पेनल्टी या मेजर पेनल्टी दी गई है तो उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सस्पेंशन निलंबन के आदेश पर निलंबन की अवधि को बढ़ाने के लिए भी अपील कर सकते हैं। ऐसा कोई भी आदेश जो कर्मचारी की सेवा शर्तों, भत्तों, पेंशन या वरिष्ठता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो, उस पर भी आप अपील कर सकते हो।
अब दोस्तों अपील अथॉरिटी, आप अपील करोगे तो उसके लिए अथॉरिटी भी तो होगी। तो देखिए दोस्तों, इस नियम के तहत या कर्मचारी को अपनी अपील किसके पास भेजनी है, उसके बारे में बताया गया है। अपीलीय प्राधिकारी नियम 19। कर्मचारी केवल उसी प्राधिकारी या अधिकारी के पास अपील कर सकता है जो दंड देने वाले प्राधिकारी से ठीक उच्च रैंक का हो। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि अगर आपको किसी अधिकारी ने दंड दिया है तो उससे उच्च ग्रेड के, हायर ग्रेड के अधिकारी पे आप अपील के पास आप अपील कर सकते हो। जिस अधिकारी ने खुद दंड का आदेश जारी किया है वह कभी भी उस मामले की अपील नहीं सुन सकता। वही दोस्तों सेम बात बोल दी गई है, बस लाइन चेंज कर दी गई है। इसमें ये बात बोल रहा है कि भाई जिसने दंड दिया है आप उस पर अपील नहीं कर सकते, उसके उच्च रैंक वाले पे अपील करोगे। नियम 20, अपील करने की समय अवधि। दोस्तों इसमें एक 45 दिन का एक टाइम है, उसको आपको याद रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अपील करने के लिए तय समय। ठीक है दोस्तों, समय सीमा क्या है? कोई भी अपील आदेश की प्रति कॉपी मिलने की तारीख से, मतलब उसकी जो प्रति कॉपी, अपील की जो कॉपी मिली उसकी तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य है। मतलब 45 डेज के अंदर करना जरूरी है अपील। देरी की माफ़ी, यदि कर्मचारी 45 डेज के भीतर अपील नहीं करता है और अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि देरी का कारण वाजिब है, जैसे गंभीर दुर्घटना हो गई हो, बीमार हो गया हो, मतलब आपको 45 डेज का टाइम दिया जाता है अपील करने के लिए। पर अगर आप 45 डेज में अपील नहीं कर पा रहे हो, पर उसके लिए आपके पास एक ठोस कारण है, वजह है कि भाई मैं बीमार हो गया था, मुझे चोट लग गई थी, कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको डेट बढ़ा सकते हैं अपील करने के लिए। तो नियम 20 हमारा अपील करने की समय अवधि 45 डेज। अगर दुर्घटना या फिर बीमारी होती है तो बढ़ा भी सकते हैं, बस ठोस कारण चाहिए उसके लिए। इसके बाद दोस्तों नियम 21, अपील प्रस्तुत करने का प्रारूप और तरीका। फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अपील। आइए दोस्तों नियम 21 को देखते हैं। नियम 21 में क्या दोस्तों, प्रत्येक कर्मचारी को अपनी अपील व्यक्तिगत रूप से और अपने नाम से ही प्रस्तुत करनी होगी। मतलब आप अपील कर रहे हो तो वो अपील आपको ही करनी पड़ेगी और आपके ही नाम से ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, सामूहिक अपील मान्य नहीं होती है, मतलब कॉमन अपील मान्य नहीं होती है। अपील की भाषा मर्यादित विवरण होनी चाहिए और इसमें केवल मामले से जुड़े तथ्य होने चाहिए। मतलब जो आप अपील के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसकी जो भाषा है वो मर्यादित होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कुछ भी तरीके से लिख दो, नहीं, उसका एक तरीका होता है, उस तरह से लिखनी पड़ती है। अपील को उस अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना चाहिए जिसने दंड का आदेश दिया है। तो जिसने उस सेवक को, रेल सेवक को दंड दिया है, उस अधिकारी के द्वारा ही वो अपील आगे जाएगी, ताकि वे अपनी टिप्पणियों के साथ उसे उच्च अधिकारी के पास फॉरवर्ड कर सकें। अब डायरेक्ट उसको दे दोगे हायर ग्रेड के ऑफिसर को या अधिकारी को, तो वो बीच में से कट जाएगा, साइड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसके पास, जिसने आपको दंड दिया है उस अधिकारी के पास भी वो अपील जाना, वो अपील जाने के बाद वो उसको पढ़ेगा। उसके बाद उस अपील में कुछ ऐसा है कि वो टिप्पणी देनी है, कुछ तथ्य उसको मिलते हैं तो उसमें उसको डालना है, कुछ अपने हिसाब से कुछ पॉइंट लिखने हैं। तो वो क्या करेगा, वो तथ्य भी साथ में देके हायर ग्रेड ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद है नियम 22, अपील पर विचार करने की प्रक्रिया। आपने, मतलब रेल सेवक ने अपील दे दी, अब उस पर विचार भी तो किया जाएगा कि भाई ये अपील सही है, गलत है, क्या है। तो उसी के बारे में नियम 22 है। जब अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील पहुंचती है, 45 डेज का टाइम दिया जाता है, उसके टाइम में आपको अपील करनी पड़ती है। तो जब अधिकारी के पास अपील पहुंचती है तो वह निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करता है। अब कौन कौन से हैं? क्या नियमों से निर्धारित सही प्रक्रिया का पालन किया गया है?
मतलब जो प्रोसीजर लिया गया वो सही है या नहीं है, क्या जांच में पाए गए तथ्य और दंड देने के लिए पर्याप्त है। मतलब आपको दंड दिया है, मतलब किसी रेल सेवक को दंड दिया है, तो वो जो दंड दिया है, ऐसा तो नहीं कि भाई उसका जो जांच में पाया गया कि भाई जांच में उसको ऐसा पाया गया है कि बहुत बड़ा उसका दंड नहीं है, या फिर इसे बोल सकते हैं कि उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर उसको दंड बहुत बड़ा दे दिया गया है, तो वो भी देखा जाता है। निर्णय, इन सब पर विचार करने के बाद अपीलीय प्राधिकारी दंड को बनाए रख सकता है, कम कर सकता है या पूरी तरह से रद्दी भी कर सकता है। तो आप जब रेलवे सेवक जब अपील करता है 45 डेज के अंदर, तो उसकी जांच होने के बाद, अपील की जांच होने के बाद जो हाई ग्रेड ऑफिसर है वो क्या करेगा, या तो जो दंड दिया गया उसको वैसे के वैसे रखेगा, या उसे कम कर देगा, पूरी तरह से निरस्त भी कर सकता है, या चाहे तो वो दोबारा से मामले की जांच भी करवा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब नियम 23, उच्च प्राधिकारी द्वारा लिए गए आदेश का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन, ठीक है दोस्तों। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जो भी अंतिम आदेश पारित किया जाता है उसे निचले अधिकारियों द्वारा तुरंत लागू किया जाना अनिवार्य है। मतलब आपने अपील करी, अपील करने के बाद क्या हुआ कि जो उच्च अधिकारी है उसने एक आदेश पारित किया कि भाई ऐसा करना है, चाहे वो सेम रखे दंड को, कम कर दे या निरस्त कर दे, तो जो निचले अधिकारी है तुरंत उसे लागू करना पड़ेगा, अनिवार्य हो जाएगा वो। नियम 24 दोस्तों, अपीलीय आदेशों की समीक्षा और विशेष प्रावधान फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ये नियम विशेष रूप से ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपीलीय आदेश के खिलाफ आगे की राहत और समीक्षा के लिए आवेदन करने का अवसर देता है। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए है। मतलब ये नियम में बोलता है कि आप जो अपीली सीमा है, अपीली आदेश है, उसके खिलाफ आगे की राहत और समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस भाग के किसी अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा है भाग 6। राइट दोस्तों, देखिए दोस्तों भाग 6 में क्या है, दो नियम है 25 और 25A। इसको बोलते हैं रिवीजन और रिव्यू। ठीक है दोस्तों, तो नियम 25 ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नियम 25 क्या है, तो रिवीजन है, और 25A क्या है, तो रिव्यू है। दोस्तों याद रखना कि 25 रिवीजन और 25A रिव्यू, ये दो पॉइंट याद रखना, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम पर्पज से। जब किसी मामले में अंतिम निर्णय आ चुका हो तब भी इस नियम के तहत मामले को दोबारा जांचने और बदलने की शक्ति उच्च अधिकारी के पास होती है। इसे ही रिवीजन कहा जाता है। मतलब कि किसी कर्मचारी के खिलाफ अंतिम निर्णय आ चुका है, पर हायर ग्रेड ऑफिसर जो है वो इसको रिवीजन के लिए डाल सकते हैं कि इसका रिवीजन किया जाए दोबारा से। अब रिवीजन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, रेलवे बोर्ड के पास है, जीएम साहब हमारे जनरल मैनेजर साहब उनके पास है, और PHOD प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के भी पास है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, PHOD प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास रिवीजन करने का अधिकार है। ये आप दोस्तों याद रखना कि रिवीजन कौन करा सकता है, तो हमारा राष्ट्रपति करा सकते हैं, रेलवे बोर्ड करा सकता है, जनरल मैनेजर जो हमारे महाप्रबंधक है वो करवा सकते हैं, या फिर हमारे जो प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है PHOD है वो करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद रिवीजन के तहत यानी कि पुनरीक्षण के तहत क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है? सक्षम प्राधिकारी पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद, ठीक है दोस्तों, दिए गए दंड के आदेश की पुष्टि कर सकता है। दूसरा, दंड को पूरी तरह से रद्द और संशोधित कर सकता है। दंड की मात्रा कम कर सकता है। अगर इसके बाद चौथा क्या है, यदि आवश्यक हो तो मामले को दोबारा जांच या री इंक्वायरी के लिए भी भेज सकता है। मतलब जब आप किसी कर्मचारी पर दंड साबित हो गया, उसके बाद रिवीजन किया जा रहा है, तो रिवीजन करने के बाद क्या कर सकता है, या तो उसकी पुष्टि कर सकता है कि भाई ठीक है, सही मान सकता है उसको, या फिर क्या कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, या उसमें कुछ संशोधन कर सकता है, या फिर उस दंड की मात्रा को कम कर सकता है। इसके अलावा अगर वो ये पाता है कि इसमें जो जांच है वो सही तरह से नहीं हुई है, तो दोबारा जांच के लिए, री इंक्वायरी के लिए भी भेज सकता है। तो ये दोस्तों रिवीजन के फ़ायदे हैं कि अगर आप किसी कर्मचारी पर कोई दंड साबित हो गया है और उस पर वो रिवीजन करवाता है, अगर उसको लगता है कि भाई नहीं, जो मेरे खिलाफ जांच इंक्वायरी वो सही से नहीं हुई है और जो मुझे दंड दिया गया है वो गलत है, तो वो रिवीजन की मांग कर सकता है। पर रिवीजन की मांग वो 4 लोगों से कर सकता है, PHOD अपना जो प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे, अपने GM साहब से, जनरल मैनेजर महाप्रबंधक से, रेलवे बोर्ड से और राष्ट्रपति से। ये 4 पॉइंट दोस्तों आप याद रखना है। अब दोस्तों विशेष शर्तें, महत्वपूर्ण बिंदु। दंड बढ़ाने पर रोक। यदि रिवीजन अधिकारी दिए गए दंड को बढ़ाना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से कर्मचारी को एक कारण बताओ नोटिस देना होगा और उसका पक्ष सुनना होगा। मतलब रिवीजन के बाद ये पाएगा कि नहीं, इसको तो और बड़ा दंड देना है और मेजर पेनल्टी देनी है, तो उसके लिए क्या कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा, ताकि उसका दंड क्यों बढ़ाया जा रहा है वो उसे पता पड़ सके। अब समय सीमा दोस्तों, कोई भी प्राधिकारी सामान्यतः आदेश जारी होने के 6 महीने कर्मचारी द्वारा आवेदन करने पर या 1 वर्ष प्राधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर, मतलब एक तो कर्मचारी आवेदन कर रहा है, ठीक है दोस्तों, रिवीजन कराने के लिए, और एक जो अधिकारी है खुद ही संज्ञान ले रहा है। तो जब कर्मचारी आवेदन करता है तो 6 महीने, और जब अधिकारी खुद संज्ञान लेता है तो 1 साल के भीतर आप रिवीजन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो रिवीजन के लिए दोस्तों 6 महीने जब कर्मचारी अपील करता है, और जब अधिकारी स्वयं जांच कराना चाहता है, रिवीजन कराना चाहता है, तो 1 साल का टाइम दिया जाता है। ये 2 चीज़ें आप याद रखना कि 6 महीने जब कर्मचारी खुद आवेदन करता है, और 1 साल जब प्राधिकारी स्वयं संज्ञान लेता है। ठीक है दोस्तों, ये है समय सीमा रिवीजन की। इसके बाद है रिव्यू। दोस्तों नियम 25A रिव्यू एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में, कि 25A क्या है, या रिव्यू के लिए कौन सा नियम है। तो ये आपको याद रखना है, 25A रिव्यू। ये नियम केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्रदान करता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसकी शर्तें क्या क्या है। यदि कोई नया तथ्य, न्यू फैक्ट या नया सबूत सामने आता है जो पहले की जांच या अपील के समय उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण निर्णय पर बड़ा असर पड़ सकता है, तो राष्ट्रपति उस मामले की समीक्षा, रिव्यू के आदेश दे सकता है। मतलब किसी रेल सेवक को कोई पेनल्टी दे दी है, ठीक है, पर बाद में कुछ ऐसा सबूत आता है कि नहीं भाई, ये इंक्वायरी में एक बड़ा असर डाल सकता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि वो समीक्षा, रिव्यू का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति किसी भी समय, चाहे वह मामला कितना भी पुराना हो, किसी भी समय कितना ही पुराना मामला हो,
अपने स्तर पर या कर्मचारी की याचिका पर पूरे मामले के आदेश की समीक्षा कर सकते हैं और उसमें सुधार या बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कितना ही पुराना मामला क्यों ना हो, अगर कोई कर्मचारी जो है याचिका देता है, तो राष्ट्रपति पुराने से पुराने मामले पर भी समीक्षा का आदेश आदेश दे सकते हैं, रिव्यू का आदेश दे सकते हैं और उसे सुधार और बदलाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा है भाग 7। इसको बोलते विविध, मिसलिनियस। दोस्तों, भाग 7 में नियम 26 से लेके नियम 31 तक नियम है और इस नियम में दोस्तों विविध कहा जाता है इसे, मिसलिनियस। आइए दोस्तों, नियम 26 देखते हैं क्या है। आदेशों और सूचनाओं की तामीली, सर्विस ऑफ ऑर्डर्स एंड नोटिस ईटीसी। ठीक है दोस्तों, ये नियम बताता है कि नियमावली के तहत जारी किए गए किसी भी आदेश, नोटिस या आरोप पत्र को कर्मचारी तक कैसे पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वह कानूनी रूप से मान्य हो। मतलब कोई भी ऑर्डर या होता है या कोई भी आदेश होता है या कोई भी आरोप पत्र होता है, वो कानूनी रूप से जो तरीका है उस तरीके से उसे भेजा जाना जा मतलब भेजा जाता है ताकि वो मान्य हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे दे दिया है, किसी आदमी को दे दिया कि उसे दे देना, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया होती है इसको भेजने के लिए, उसके तहत ही उसे भेजा जाता है। देखो, हर आदेश या नोटिस कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है। जिसका वो आदेश है या ऑर्डर है उसको व्यक्तिगत दे सकते हैं, पर उसके हस्ताक्षर, उसके साइन लेने पड़ते हैं। दूसरा, यदि कर्मचारी उसे लेने से इनकार करता है या वह ड्यूटी पर नहीं है, या तो वह ड्यूटी पर नहीं है, इनकार कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उसका जो अंतिम ज्ञात मतलब संज्ञान एड्रेस है उस पर उसको बाय पोस्ट कर देंगे। यदि नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, तो यदि डाक से भी नोटिस वापस आ जाता है, उसको डाक के थ्रू भेज दिया पर वहाँ से भी वो वापस आ गया, तो क्या करेंगे कि नोटिस बोर्ड जो होता है कार्यालय में, वो उस पर चिपका देंगे, जिसे कानूनी रूप से तामील या सर्व्ड माना लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो पहले तो कर्मचारी के हाथ में दे सकते हैं पर उसके हस्ताक्षर लेंगे। दूसरा है कि जो उसका एड्रेस है उस एड्रेस पे भेज सकते हैं। तीसरा, अगर एड्रेस से वापस आ जाता है तो जो नोटिस बोर्ड है उस पर चिपका सकते हैं। नियम 27, समय सीमा बढ़ाने की शक्ति। देखिए दोस्तों, यदि किसी नियम के तहत किसी भी कार्रवाई के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय की गई है, जैसे अपील के लिए 45 डेज, मान्य पेनल्टी के 90 डेज में, ऐसे, तो सक्षम अधिकारी के पास यह शक्ति होती है कि वे वाजिब कारणों को देखते हुए समय सीमा बढ़ा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अपील करने के लिए 45 डेज है, पर कोई कर्मचारी अपील नहीं कर पाया, वो बीमार हो गया, उसके साथ कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अपील नहीं कर सकता, तो वाजिब कारण है, तो समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। ये अधिकारी के पास होती है पावर इसकी। नियम 28, नियमों की व्याख्या करने का अधिकार। देखिए दोस्तों, जो ये नियम बनाता है उसी के पास ही इसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। यदि इन नियमों के किसी भी शुद्ध वाक्य या प्रावधान को लेकर कोई भी विवाद, असमंजस या भ्रम की स्थिति पैदा होती है, तो अंतिम निर्णय या व्याख्या करने का अधिकार केवल रेलवे बोर्ड या भारत के राष्ट्रपति के पास है, सुरक्षित है। उनका निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। तो ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं ऊपर, अभी तक पढ़े हैं, उस सभी का अधिकार रेलवे बोर्ड के पास है या फिर भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा नियम है, नियम 29, नियमों में ढील देने की शक्ति। नियमों में ढील देने की शक्ति। यदि किसी असाधारण मामले में इन नियमों के कड़े पालन से किसी रेल सेवक के साथ घोर अन्याय होने की संभावना होती है, तो राष्ट्रपति
या रेलवे बोर्ड के पास ये विशेष शक्ति है कि वे लिखित कारणों को दर्ज करते हुए इन नियमों में ढील दे सकते हैं। मतलब जो नियम बना रहे हैं उसमें ढील भी वही दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है और रेलवे बोर्ड के पास शक्ति है कि वो नियमों में ढील दे सकते हैं। अब नियम 30, निरसन और वेविवर्ती यानी कि रीअपील और सेविंग। दोस्तों रीअपील देखिए इसमें क्या है, 1 अक्टूबर 1968 को इस नियम को लागू होने के साथ ही इससे पहले चल रहे पुराने मामले हैं वो अनुशासन और अपील नियम संबंधी सभी नियम और आदेश समाप्त रद्द हो गए। मतलब जब से ये नियम लागू हुआ है उससे पहले, मतलब 1 अक्टूबर 1968 1968 से पहले जो नियम चलते थे वो सब रद्द हो गए हैं। और 1 अक्टूबर 1968 से ये जो नियम लागू हुए हैं वो नियम चलेंगे रीअपील के लिए। उससे पहले जो नियम थे वो रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों सेविंग्स, इसके लागू से पहले जो भी कार्रवाई पुराने नियमों के तहत पूरी हो चुकी है, चल रही है, उन्हें वैध माना जाएगा और वह बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। मतलब 1 अक्टूबर 1968 से पहले जो मामले चल रहे थे या ख़त्म हो चुके हैं, चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन मामलों को अवैध माना जाएगा, वो वैध रहेंगे और बिना रुकावट के चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा प्रतियात्मक निर्देश जारी करने की शक्तियाँ। पावर टू इशू प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस। अभी देखिए दोस्तों, जो नियम बना रहा है वही इसको इशू करेगा। तो रेलवे बोर्ड के पास अधिकार है कि वो अधिकार सुरक्षित है कि वो इन नियमों को सही और पारदर्शिता के साथ लागू करेंगे और समय समय पर नए निर्देश, स्पष्टीकरण, सर्कुलर्स और मानक फॉर्म जारी करते रहेंगे। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के पास ये अधिकार है कि जितने भी निर्देश है, ऑर्डर्स है, वो सब समय समय पर जारी करते रहेंगे और कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उनको इशू करते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। और दोस्तों आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।